Good afternoon. So let's get started from the fifth point, बच्चे, from amides. हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब हम फिफ्थ पॉइंट पर हैं, अमाइड से प्रिपरेशन करना सीख रहे हैं। अगर हमारे पास कोई अमाइड है RCONH2, हाइड्रोलिसिस पर RCOOH बनता है, साथ में बनता है NH2 के साथ H यानी अमोनिया। NH2 एक H ले गया, यहाँ आ गया अमोनिया, और ये आ गया COOH। NH2 H लेकर अमोनिया बना गया और इधर आ गया बेंजोइक एसिड। तो दिस इज हाउ किसी भी अमाइड से, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, आप एसिड बना सकते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। में आए, सिक्स्थ इज फ्रॉम Grignard reagent। ये बेटा ड्राई आइस है, दिस इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मैंने बनाया है ये ड्राई आइस है। इसमें क्या होता है, CH3 MgBr के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, इसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ड्राई आइस को। तो हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करते हैं तो C डबल बॉन्ड O का ये वाला बॉन्ड टूटता है, O के पास आता है MgBr और C के पास आ जाता है CH3। एज आई टोल्ड यू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgBr की फर्स्ट चॉइस होती है हैलोजन। हैलोजन यहाँ नहीं है। सेकंड चॉइस OH, OH भी यहाँ नहीं है। तीसरी चॉइस होती है कि डबल बॉन्ड पे अटैक करना, मगर वो कार्बनों के बीच में नहीं होना चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे वो अटैक कर जाएगा। O क्या लेगा, MgBr, और ये CH3 आया C के पास। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमने यहाँ रिएक्शन करी, अब MgBr को OH दिख गया, तो यहाँ MgBr OH लेके अलग हो गया, एक H बचा जो यहाँ पे आ गया, जहां से MgBr हट रहा है ये आ गया। इसे हम कहते हैं CH3COOH। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसिटिक एसिड।
तो अब जरा नेक्स्ट पे आए, एवरीवन डन? ओके, तो जरा इससे के साथ करके दिखाइए। CH3MgBr की जगह अगर मैं आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे दूं, ये भी ग्रिग्नार्ड है, करिए जरा, जैसे अभी किया है वैसे ही करो, करो जरा। अच्छा एक बात और, ये तो पता है ना जैसे ये बना कैसे होगा, जैसे हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था, ब्रोमो बेंजीन में अगर Mg डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन गया हमारे पास? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही तो बन गया। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसे हम बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। डन। चलिए ये करके दिखाइएगा, कोशिश कीजिए। अगर मैं मैग्नीशियम यहाँ डालूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बना? अपने आप कोशिश करो बच्चों। देखो ऐसी बन रहा है, एंड दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके डन। नेक्स्ट इज फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स।
बेटा एसाइल हैलाइड होता है आर सी डबल बॉन्डेड ओ सीएल, इसका हमेशा सीएल पार्ट एक्टिव रहता है। मैंने जब जब ये सामने आया मैंने यही बात बोली है। तो सामने से एच लेके एचसीएल बाहर और आपने ओएच मिला दिया तो ये देखो एसिड आ गया। तो ये एसिड का डेरिवेटिव है जो वापस एसिड देता है। एसिड्स का डेरिवेटिव का मतलब जो एसिड से बना हो वो अपने अंदर से एसिड बाहर निकाल दे हाइड्रोलिसिस। ठीक है। सेकंड है फ्रॉम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का पता है ऐसे होता है रिएक्शन, बड़ा वाला एच लेगा, ओ एच इधर आ गया, इसे हम कहते हैं यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच बन गया। देखो फिर एसिड बन गया। चलो जरा ये करके दिखाना। आर यू डन? चलिए करिए। ओके, गो विद दिस बच्चे, करिए जरा। ऐसे भी क्लीवेज कर दीजिए जैसे यहां से करा, ये करा। बड़े वाले को एच दे दो, यानी ये बड़ा वाला ग्रुप है इसे एच दे दो, छोटे वाले को ओ एच दे दो। तो बनेगा तो बेटा एक ही चीज ना, बेंजोइक एसिड। इधर आपने इसको दे दिया एच और इसे दे दिया। नेक्स्ट में आई थर्ड प्रिपरेशन, इसी के अंदर है एस्टर्स से। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दी जाए और फिर हाइड्रोलिसिस करें तो सबसे पहले NaOH के साथ, तो C2H5 यहां से बॉन्ड टूटा तो C2H5O तो H ले गया और बड़ा वाला ग्रुप जो है वो
Na लेके अलग हो गया। तो ये Na और इधर से OH हट गया, H बचा, वो वहां आ गया COOH, ब्यूटेनोइक एसिड। आगे बढ़े। अगर ये आ गया है तो जरा एक एरोमेटिक वाला करके दिखाओ। यहाँ H है, यहाँ Cl है, HCl हट गया, CH3 इधर आ गया। अब ये आपको कल का रिएक्शन याद हो अगर, क्या बनता था यहाँ पे, सीधे कुक वाली रिएक्शन थी तो सीधे COOH बेंजोइक एसिड बनता है। अच्छा सोचो बेटा। डन। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेंजीन का आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया, CH3Cl विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, CH2Br with alcoholic KCN, तो अमोनिया बाहर निकला, तो यहाँ आ गया CH2COOH, फिनाइल
एसिटिक एसिड। देखो CH3COOH क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो CH3 में से एक H कम करके ये ग्रुप लगा दिया, तो दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड। अभी तक जो किया था ये उसी का रिवीजन है। जैसे बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट किया तो ये बन गया टोल्यूइन। टोल्यूइन का ब्रोमिनेशन करा तो एक H एक Br हट के CH2Br। KCN के साथ किया तो वही KBr हट गया, CN आ गया। एक कार्बन ज्यादा बढ़ गया, स्टेप अप हो गया रिएक्शन। जब भी अल्कोहलिक KCN के साथ करते हैं रिएक्शन स्टेप अप हो जाती है, कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। कल भी किया था डियर। और फिर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया या हाइड्रोलिसिस कर दिया तो अमोनिया बाहर होके COOH बन गया। ठीक है। So now let's get started with the physical properties. Up to 9 carbon atoms. Aliphatic carboxylic acids are colorless liquids at room temperature with unpleasant odor. Higher acids are wax-like solids and odorless। इनकी यानी लो वोलेटिलिटी होती है। Carboxylic acids have, या ऐसे लिखो R, higher boiling points liquids than aldehydes, ketones, and even alcohols of comparable molecular masses. This is due to more extensive association due to intermolecular hydrogen bonding। मतलब बेटा एसिड्स के अंदर ज्यादा एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बाकी सबके मुकाबले।
इसलिए एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबके मुकाबले ज्यादा। Solubility decreases with the increase in the number of carbon atoms up to 4 carbon atoms. Carboxylic acids are miscible in water due to the formation of hydrogen bonds and higher carboxylic acids are insoluble due to increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. Benzoic acid is nearly insoluble in cold water. Carboxylic acids are soluble in less polar solvents. Examples: benzene, ether, alcohol, chloroform, etc. All done there? कर लो कर। Okay, now let's switch on to the chemical properties. जरा acidity of carboxylic acids की बात करते हैं।
O के ऊपर आया नेगेटिव, C के ऊपर आया पॉजिटिव, और यहाँ आ गया OH नेगेटिव पॉजिटिव। ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बना देते हैं यहाँ पे बॉन्ड, और ये वाला O हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे जो मैंने आपको लास्ट चैन पे भी सिखाए थे, ये होता है। और हाँ, ये O के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो हमने एक लोन पेयर को यूज करके ये बना दिया, दूसरा लोन पेयर ऐसे ही है। अब हमें पता है कि इन जनरल RC डबल बॉन्डेड OH, RC डबल बॉन्डेड O नेगेटिव और H पॉजिटिव में आयनाइज होता है। तो ये जो है, ये आसानी से अपने इस H को क्यों जाने देता है, अब हम ये बात कर रहे हैं। तो हमें इसके बचे हुए पार्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर ये स्टेबल हो जाता है तो ये आसानी से H आयन को जाने देगा। अगर ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो ये H आयन को अपने अंदर से जाने नहीं देगा। तो अब जैसे ये है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो RCO के पास आना चाहिए नेगेटिव, C के पास आना चाहिए पॉजिटिव, और ये है यहाँ पे O नेगेटिव। तो 100% ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो इसका मतलब ये जो है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो O के साथ एक बार नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, एक बार नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, यानी दोनों के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेट्स से पार्शियल। और दोनों के पास डबल बॉन्ड भी आ जाता है, देखो एक बार डबल बॉन्ड इधर था, एक बार डबल बॉन्ड इधर था। ये हम कार्बोक्सिलेट आयन यानी RCO नेगेटिव, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। इसलिए इसका यानी ये चार्ज जो है एक O के ऊपर नहीं रहता, ये कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये स्टेबलाइज हो रहा है, तो जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है उतना ज्यादा आसानी से H आयन छोड़ देता है। अगर बचा हुआ पार्ट बेटा स्टेबल हो तो ही ऐसा होगा पॉसिबल। तो इसका मतलब RCOOH आसानी से अपने अंदर से H आयन ये वाला बाहर निकालेगा अगर ये पानी में डला है, और H आयन H2O के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, H3O प्लस, और ये बन जाएगा RCO नेगेटिव। क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए ही ये अपने अंदर से H आयन निकलने दे रहा है। इज दैट क्लियर यार? चलिए खींचे जरा इसे। डन। तो इस चीज को देखो, कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है इसे निकालने के लिए हमने इसी इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। तो मान लो ये R है, जनरल लिख दिया अभी तो मैंने। तो हमें अगर किसी एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हो गया RCOOH और वाटर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ अगर आप वाटर को मल्टीप्लाई कर दें यानी इस पोर्शन को, तो H3O प्लस RCOO नेगेटिव RCOOH, ये बन गया आपके पास Ka।
बल्कि इसके आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखिए। डन। अब देखो बेटा होता क्या है, के ए की वैल्यू हम इन सब वैल्यूज को रखकर कैलकुलेट करते हैं। फिर के ए कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं पी के ए, जो होता है माइनस लॉग के ए के बराबर। के ए को यहाँ रखते हैं, पी के ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब जिस एसिड का पी के ए जिस वैल्यू के हिसाब से आता है, हम उसको वैसे डिसाइड करते हैं। जैसे 0.23 आता है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड का। व्हाट इज इट? CF3COOH इसका। पी के ए 4.76 आ रहा है फॉर एसिटिक एसिड, CH3COOH। pKa वैल्यू 4.19 आई बेंजोइक एसिड के लिए, C6H5COOH। Smaller the pKa, stronger is the acid. One second बेटा, एक सेकंड बेटा, जरा एक मिनट ये खत्म कर लूं फिर आई विल डू दैट। Moderately strong acids have pKa in between 1 and 5. एक मिनट, 1 second। Yeah, what were you saying there? I'm not getting you. नहीं बेटा, नंबर याद नहीं करने। बट यस, वन मोर थिंग, दैट इज एक आइडिया रखना है। नंबर्स याद नहीं करने होते हैं। ये बताना चाह रहे हैं जिस एसिड का जितना कम pKa आ रहा है वो उतना स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये एक डेटा, एक इसको याद करना है। अगर याद करना है तो इस वाली बात को, ठीक है, नोट वाली बात को। और जो वीक एसिड्स हैं, दे हैव pKa वैल्यू बिटवीन 5 and 15। आगे चले। डन। एक्सट्रीमली वीक एसिड, they have the pK value
greater than 15. So carboxylic acids are weaker than mineral acids. What are mineral acids, बच्चे? HCl, HBr, HI. अब जैसे इथेनॉल का पीके 16 है, फिनॉल का पीके 10 है, ऑब्वियसली दीज आर वीकर एसिड्स। ठीक है, कितना हाई पीके है। ओके, तो अब हम ये साबित करते हैं कि कैसे फिनॉल के मुकाबले एक एसिड ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब जरा ये चीजें करते हैं। डन टेलिया? तो जैसे एक मिनट पहले बेटा समझ लो, एक तरफ फिनॉल है, एक तरफ हमारे पास कोई एसिड है। फिनॉल है हमारे पास, ये रहा OH। ये तब एक अच्छा एसिड माना जाएगा फिनॉल, अगर ये आसानी से H आयन को बाहर निकाल दे। तो हम ये देखते हैं, अगर H आयन बाहर निकल जाए तो बचा हुआ पार्ट है, इसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या ये स्टेबलाइज हो गया? अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो H आयन आसानी से जाने देगा। तो इसके लिए हमने ये बॉन्ड, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू करे। तो एज यू आर अवेयर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है। डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ प्लस आया, प्लस माइनस डबल बॉन्ड, और इधर आ गया हमारे पास माइनस का चार्ज। फिर इसी की मेरा इमेज ये बन जाएगी। आई होप यू रिमेम्बर, आई होप यू रिमेम्बर। ठीक है, तो आप देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ सर्कुलेट हो रहा है। तो आप कहोगे मैम नेगेटिव चार्ज अगर एक जगह टिका रहता O के ऊपर तो ये डीस्टेबलाइज होता, मगर यहाँ तो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज किसके पास जा रहा है? कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। हर एक, इधर कौन है ये? कार्बन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। उधर एसिड के केस में क्या होता है? RCOOH, RCOO नेगेटिव प्लस H आयन होता है। तो अब ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन का अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था। तो O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रेम्स अ बॉन्ड। अब कार्बोक्सिलेट आयन का जो अभी हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो सिर्फ दो बने, मगर O के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये 5 बने हैं फिनॉक्साइड आयन के, मगर यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कहा यह जाता है वो ज्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर माना जाएगा जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो इसमें तो फिनॉक्साइड आयन जीत रहा है, उसके 5 बन रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयन के सिर्फ 2 बन रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक पॉइंट क्या है, चाहे कितने स्ट्रक्चर बना लो, लेकिन अगर जो जिसकी नेचर है उसके अगेंस्ट जाके उसके ऊपर वो चीज डालोगे, जो जिसकी नेचर है अगर उसके अगेंस्ट जाकर वो चीज उसके ऊपर डालोगे तो वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब जैसे बेटा कार्बन की नेचर पॉजिटिव रहने की है, उसे नेगेटिव बना रखा है। ऑक्सीजन की नेचर नेगेटिव रहने की है, उसे नेगेटिव ही बना रखा है। तो ज्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स ये वाले हुए, ना कि फिनॉक्साइड के। इसलिए एसिड का H आयन जल्दी छूटता है, क्योंकि उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बेटर स्टेबलाइज हैं rather देन फिनॉक्साइड आयन। समझ में आई बात आप सबको? तो जरा लिख लीजिएगा यहाँ पे। आई ऑल, पहले चलो ये कॉपी करो फिर लिखवाती हूँ। लिख लेना बेटा, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं।
Done? Everyone? May I? Done बेटा? भाई इसका रीजन लिखते हुए चले जाओ. The conjugate base of phenol is a phenoxide ion in which the negative charge is at less electronegative carbon atom. Resonance in phenoxide ion is not as important as it is in carboxylate ion. In carboxylate ion, the negative charge is delocalized over two electronegative oxygen. So in carboxylate ion, the negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atom. Or carboxylate ion is more stabilized than the phenoxide ion, as we have learned beta. तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से H आयन छोड़कर ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल. ये क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है. ये वाला जो पॉइंट है ना, 1 सेकेंड, ये वाला पॉइंट ये क्वेश्चन के रूप में आता है. एक्सप्लेन, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये सारा था. ये बना के आने होंगे दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फिर ये लिटरेचर लिख कर आना हो. So is it clear to each and everyone? So this is all done for today. Rest of all will follow tomorrow. Do remember the test, chemical kinetics, objective, subjective, this Saturday, Sunday. Kindly take that test here. That's very necessary. Rest of all we'll cover tomorrow, dear. Goodbye for now.